नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय के अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगी के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस यंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज का जो विषय हमारा है वो है पारिवारिक विवाद में महिला थाने की क्या भूमिका है। इस संबंध में आपको जानकारी देंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं, किसी और कानूनी उलझन में आप फंसे हुए हैं, कोई और कानूनी सलाह आप चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। स्क्रीन पर आपके नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं। इनमें से किसी भी एक नंबर पर, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप फोन करके हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता रहेंगे, उनकी सहायता से आपको हर संभव कानूनी सलाह हम दिलाने की कोशिश करेंगे। जो आज का विषय है पारिवारिक विवादों में महिला थाने की भूमिका, इस बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई शंका आपकी है, तो आप हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में सलाह हमसे ले सकते हैं। और जो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। नम्रता श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मिर्जा मजहर अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और ऋतुंधरा मिश्रा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। नम्रता श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे करूंगा कि पारिवारिक विवादों में महिला थाने की जरूरत क्यों है? देखिए, पुलिस विभाग की हमारे समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो या संतुलन बनाने का कार्य हो। दोनों का ही दायित्व जो है पुलिस विभाग पर होता है। और महिला थाना स्पेसिफिकली महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए ही संचालित किया जाता है जी। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक पेशकश की कि क्यों ना सभी राज्यों में, सभी जिलों में एक महिला थाना बनाया जाए जिसकी प्रक्रिया महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाए। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे उच्च स्थान पर बैठी महिला हो, वो सभी महिलाएं हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब महिला प्रताड़ित होती है, चाहे वो घर में हो या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, तो वो अपनी बात किसी पुरुष पुलिस कर्मी से कहने में, उनके सामने रखने में संकोच उनको लगता है या डर महसूस करती हैं। और ये भी माना जाता है कि एक महिला दूसरी महिला की बात को अच्छे से समझती है, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, किसी भी तरह की जो प्रताड़ना है वो एक महिला दूसरी महिला को बखूबी समझ सकती है। क्योंकि लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूंगा ऋतुंधरा मिश्रा, इस बारे में आप भी बताएं कि अभी तक ये प्रावधान देखा गया था कि हर एक थाने, अगर जो नॉर्मल पुलिस थाने होते हैं वहां पर महिला अधिकारी मौजूद रहती हैं। अगर किसी भी महिला के संबंधित कोई भी सवाल जवाब करना है, किसी को गिरफ्तार करने जाना है या कोई महिला अगर आई है शिकायत दर्ज कराने, तो शिकायत सुन सकें। तो अगर हर थाने में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहती हैं तो फिर अलग से महिला थानों की जरूरत क्यों, क्या उद्देश्य है? जी, अभी हमारे विधि मित्र ने बताया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एक महिला है, वो शायद इसी पर्पज से किया गया कि जो उत्पीड़न हो रहा महिलाओं के खिलाफ, वो अपनी स्वच्छता से जाके, स्वयं जाके उसका प्रतिनिधित्व करते हुए थाने में अपनी सुनवाई करे, या जो उनकी पीड़ा है उसको जो है महिला थाने के जुडिक्शन में जो है परिवार को बुलाकर, अगर पारिवारिक विवाद है तो उसकी सुनवाई करे। लेकिन होता ऐसा नहीं है, ठीक अपोजिट हो रहा है। होता यह है कि महिला थाना सिर्फ महिला के नाम पर है। अगर आप जाए, अगर कोई लेडी स्वयं अकेले तो जा नहीं सकती, अगर जाएगी तो भी उसको
हम ये नहीं कह सकते कि महिला थाना की जो एसओ साहिबा है या वहाँ पे जो गठित महिला सिपाही के रूप में है, एसआई के रूप में उनकी सुनवाई करते हैं, या तो किसी आज भी ये स्थिति है कि अगर कोई महिला वकील के साथ जा रही है या किसी प्रतिनिधित्व के रूप में समाजसेवी किसी व्यक्ति को ले जा रही है या किसी राजनेता का अगर उसको फोन गया है तभी वो हिम्मत कर पाती है, क्योंकि जो पुलिस का रवैया है वो चाहे वर्दी में, चाहे महिला के रूप में हो, चाहे पुरुष के, अभी उसमें वो बदलाव नहीं आया है, एक मित्रवत बदलाव नहीं आया है कि वो जनता के बीच ऐसा संबंध बना के रखे कि वो उनके ऊपर कोई घटना घट रही है तो उसको बहुत आसानी से इजी गोइंग अपनी बात कह सके, ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। एक चीज बिल्कुल मैम, मैं लौटूंगा आपके पास वापस। इस वक्त हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सीमा दिल्ली से। सीमा, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं वुमेन सेल में सर मेरा केस चला था, साल चला था, तो उन्होंने सर FIR बना के पटेल नगर थाने में भेज दी थी उन्होंने। तो अब मेरा सर अभी 498 एक मैंने डाला है, मतलब डावरी का उनके ऊपर। तो सर अभी तक मेरा 5 महीने हो गए, थाने में कुछ नहीं हो रहा, तो सर थाने में कितना टाइम लगता है होने में? ठीक है मिर्जा मजहर अब्बास, मैं चाहूंगा कि सीमा की जो दुविधा है इसमें बताएं कि 5 महीने से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही, तो क्या कार्रवाई हुई है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब इनको कैसे मिले? देखिए ऐसा है कि इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी एनसीपीसी कमेटी है, उस एनसीपीसी कमेटी ने हर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन को अनिवार्य कर दिया। जब तक मीडिएटर की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उस प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मीडिएटर को 60 डेज दिए हैं कि पक्षकारों को बुलाकर उनकी बीच बात कराना, और 30 डेज का प्रेरोगेटिव मीडिएटर के पास और रहता है कि अगर वो प्रकरण को सुलझा पा रहा है तो उन 30 डेज का भी प्रेरोगेटिव लेता है। तो फिर यहां पर आते हैं 90 दिन। 90 दिन में अगर मीडिएशन सेंटर से निस्तारण हो गया, उसके बाद ये फाइल फिर महिला थाने से संबंधित थाने जाएगी, तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि विवेचना जब तक मीडिएटर की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक विवेचना का प्रारंभ ही नहीं की जा सकती। अनंत जी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतर सलाह मिली है सीमा इस बारे में, लेकिन नम्रता श्रीवास्तव से जो जिक्र किया रत्नधारा मिश्रा ने कि पुलिस कर्मियों का रवैया इतना मित्रपूर्ण नहीं है कि कोई भी महिला अपनी बात आसानी से रख सके, लेकिन अगर रवैये की बात है तो जो साधारण थाने होते हैं और जो महिला थाने होते हैं, रवैया तो कहीं भी खराब हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ मामलों में हो सकता है कभी दबाव के कारण इस तरह की स्थिति आई हो, लेकिन देखिए किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट आने में टाइम लगता है। एशिया का जो सबसे पहला महिला थाना है वो भारत में बना, केरल राज्य में, और ये सन 1973 में बनाया गया। उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उन्होंने उद्घाटित किया था। यही नहीं, अगर हम देखें भारत में सबसे पहला एक जो राज्य है राजस्थान, उसमें सभी जिलों में महिला थाना निर्धारित हैं, वहाँ पे संचालित किए जाते हैं। और कुछ केसेस में गाजियाबाद में एक महिला पुलिसकर्मी हैं, अधीक्षक हैं वो थी, और मेरे ख्याल से शायद वो नोएडा में हैं, अंजू तेवेतिया जी, उनकी काफ़ी सराहना उनका कार्य में किया गया है, क्योंकि जो महिला थाना का प्रकरण है वो 3 चरणों में डिवाइडेड होता है। जो पारिवारिक मुद्दे आते हैं, इसमें कभी कभी बहुत छोटे मामले होते हैं जो थाने तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें महिला थाना की जो भूमिका होती है वो 3 चरणों में डिवाइडेड होती है। पहले दोनों पक्षों को, ज्यादातर पति पत्नी के मामले होते हैं, तो उनको पक्षों को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद अगर ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई सेटलमेंट हो सकता है तो मीडिएशन में मामला जाता है। मीडिएशन में जो महिला है या जो वर पक्ष है, दोनों की फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर सेटलमेंट किया जाता है। यदि मीडिएशन 2 या 3 बार में भी फेल हो जाता है तो मामला न्यायालय में जाता है। ठीक है, लेकिन रत्नधारा मिश्रा, महिला थाने कितने हैं और कितनी आसानी से उन तक पहुंचा जा सकता है? देखिए अभी लोग बात तो कर रहे हैं, मैम हो सकता है वहाँ पे अच्छी परिस्थितियां हो महिला थाने की, लेकिन मैं इलाहाबाद की अगर बात करूं या 2-4 जो मेरी नॉलेज में है महिला थाना, वहां तो पहली बात तो वहां की जो महिला अधिकारी हैं वही महिलाओं के से अच्छा बर्ताव नहीं करती, और अगर कोई महिला अगर ऐसे इंडिविजुअल जाती है कि हमको FIR करना है, हमको ये शिकायत करना है,
तो क्षमा कीजिएगा वो बिना पैसे के बात भी नहीं करती। और मैं खुद मुझे एसएसपी के यहाँ जाके ऑर्डर कराना पड़ता है। हाँ, जो अधिकारी वर्ग उसमें हस्तक्षेप करते हैं, अगर उसमें एफआईआर का आदेश करते हैं तो उस दबाव में महिला थाना आज एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन अगर आप ऐसे उनसे कोई हेल्प लेने जाएंगे तो मैं नहीं समझती कि 90% भी काम यहाँ महिला थाना बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, लेकिन मिर्जा मजहर अब्बास जो जिक्र किया तंदा मिश्रा ने, अगर महिला थाने में जाकर भी आपको उचित समाधान या सहायता नहीं मिलती तो महिला क्या कर सकती हैं? भाई अनंत जी, जब महिला थाना बना है जी तो वो महिलाओं के लिए ही बना है जी। मैं अपवाद की बात नहीं करता, मैं रितंबरा जी की बात से सहमत नहीं हूँ। 99% महिलाओं की सुनी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है, अभी एसओ साहब नहीं है, अभी ये नहीं है, फिर दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। लेकिन उन हम अपवादों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इन टोटो साहब महिला थाने में सुनी नहीं जाती है। महिला थाने में सुनी जाती है। महिला थाने में सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाता है, पक्षकारों को बुलाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। लेकिन अनंत, यहाँ पर एक चीज बताना बहुत जरूरी है जी। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अमनेश वर्सेस स्टेट में शायद जो कमेटीज बनाई थी थाना स्तर पर वो भंग कर दी, क्योंकि थाना स्तर पर जो ज्यादा समय लगता था, न्याय मिलने में देरी होती थी, उन चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और पारिवारिक विवाद में भी जो गिरफ्तारी की है उसमें भी नंबर ऑफ गाइडलाइंस दे दी कि ऐसा नहीं है कि 7 साल से कम की सजा है तो इसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। केस की परिस्थितियों के अनुसार अगर वो विदेश भाग जाता है, दोबारा डराना रहे, धमका रहा है, या जैसी परिस्थितियां हैं तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो मैं ये नहीं मानता कि थाना स्तर पर या महिला थाने में भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ठीक है, लेकिन नम्रता सिन्हा, क्या महिला थानों में जो प्रोसीडिंग होती है, महिलाओं की शिकायत होगी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हो, चाहे कोई और चीज को लेकर हो, क्या वो नॉर्मल थानों की तरह ही होती है? यहाँ पर कुछ अलग होता है? यहाँ पर देखिए, प्रोसीजर सेम है, नहीं, बिल्कुल आईपीसी नॉर्मल सेम थाने है की तरह होती है जी। मजहर साहब, इस सवाल मेरा नम्रता जी से है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा सर। देखिए, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है क्योंकि आईपीसी सेम है, सीआरपीसी सेम है, एविडेंस एक्ट सेम है। लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस है बाकी जो रेगुलर थाने होते हैं और जो महिला थाने में, डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर महिलाओं की जो भी शिकायत है, जिस तरह का भी प्रताड़ना होती है, चाहे दहेज का मामला है, चाहे मारपीट का मामला है, या पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड मामले हैं, या जान से मार देने की धमकी है, इस तरह के जितने भी मामले जिसमें महिला विक्टिम है उनकी शिकायत इस थानों में की जाती है। और देश भर में कुल मिला के अगर हम देखें तो 16,000 थाने हैं, जिसमें से 700 थाने महिला थाना है और बखूबी वो अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जैसे कोई भी महिला आती है, वो अपनी शिकायत रखती है तो उनको इमीडिएट सहायता देना, किसी भी एनजीओ की सहायता लेना या उनका पुनर्वास करना, मेडिकल की अगर उन्हें जरूरत है तुरंत मेडिकल मुहैया कराना, तो इस तरह की जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो महिला थाना में उपलब्ध है। लेकिन नम्रता जी, कई दफा हम लोग ये देखते हैं कि लोगों का आरोप भी सामने आता है कि महिला थानों में एफआईआर दर्ज कराने में कोताही बरती जाती है, लेकिन समझौता कराने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। अगर ऐसी कोई प्रेशर वाली सिचुएशन किसी महिला के साथ आती है तो इस परिस्थिति की शिकायत वो कहाँ करे? देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि महिला थाना में मोस्टली जो केसेस आते हैं वो पारिवारिक विवाद के होते हैं, जिसमें कि पति पत्नी से रिलेटेड या भाई वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं। तो इन मामलों में कोशिश ये की जाती है कि बेशक थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कभी कभी गुस्सा होता है, वो शांत हो जाए और दोनों जो पक्ष हैं वो एक सेटलमेंट पे आ जाएं। महिला थाना का जो मेन रोल है वो घरों को तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है। कई केसेस हमने देखे हैं जिसमें कि मीडिएशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू जो विवाद है वो समाप्त हो जाता है और फैमिलीज जो है दोबारा से आपस में रहती हैं, मिलकर रहती हैं। जी ठीक है, इस वक्त हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जी, अपनी बात आप रखें। तो आपका संपर्क लगता है टूट गया, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम अब तक जल्द पहुंचेगी और अब तक की समस्या सुनकर उस बारे में बेहतर सलाह को जरूर देगी। रितेंद्र मिश्रा, मैं जानना चाहूंगा कि पारिवारिक ऐसा कोई भी मामला आता है इसके लिए महिला को थाने जाने की जरूरत पड़े, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कई दफा ऐसा भी होता है, मतलब अगर घरेलू मारपीट का ही मामला होता है तो महिला सीधा खुद थाने नहीं जा सकती, तो क्या महिला थाने तक पहुंचने के लिए कोई और तरीके भी हैं, मतलब फोन कॉल के जरिए, किसी और के जरिए? जी, इसके तरीके हैं कि जो हम
शहर में बहुत सारे एनजीओ संगठन काम कर रही हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनकी सहायता लेकर अभी हमारे एक विधि मित्र जो हमसे हैं वो बहुत असहमति जताए, लेकिन मैं उनकी पूर्ण बात से सहमत नहीं हूँ। व्यवहारिक रूप से वो क्या वर्क करते हैं थाने में हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास जो महिलाएं आती हैं तो मेरी प्राथमिक जो व्यवहार के रूप में मुझे वही थाने की ही जरूरत पड़ती है। और जब मैं जिन महिलाओं को थाने भेजती हूँ तो सबकी बात तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ 50% महिलाएं निराश होकर आती हैं तो उनको मजबूरन एक कंप्लेंट या 156(3) में हम कोर्ट के लिए एडवाइस करते हैं। और जो जिस पारिवारिक काउंसलिंग में महिला एसओ साहिबा या उनकी जो टीम है प्रयास करती है वो भी बहुत अच्छा स्वरूप नहीं होता मेरे विचार से। हो सकता हो कि उनके यहाँ अच्छा वर्क कर रही हो, इसलिए उस आधार पे उन्होंने हमारे जो विधि मित्र जुड़े उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और भी आपको बता दूं कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग में भी पुलिस की सहायता बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, सराहनीय नहीं है कि बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके वो कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दिए। उसके लिए भी वो टाइम रहता है, टाइम बहुत खींचते हैं। 6 महीने क्या 10-10 साल से एफआईआर पड़े हुए हैं, चार्जशीट तक नहीं भेजी गई है कोर्ट में। तो मैं क्या बात करूं कि जो टाइम टेकिंग है उसमें कौन सा उनको न्याय मिल पा रहा है। तो ये अच्छी स्थिति। हाँ, रास्ते हैं। रास्ते ये है कि जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास से हम लोग एडवाइस करते हैं। मैं तो थाने नहीं जाती, लेकिन मैं फोन से जरूर उस महिला की हेल्प कर देती हूँ कि ठीक है पहुंचो, मैं एसओ साहिबा को बोल देती हूँ तो कुछ स्थिति सुधर जाती है। लेकिन वो जो आके मुझे बताती है पीड़िता, वो व्यवहारिक पक्ष में बहुत सराहनीय कार्य पुलिस की नहीं रहती है। अब मैं सारी चीजें जितेंद्र मिश्रा, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इस वक्त औरंगाबाद से आलिया हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। आलिया, अपनी बात आप रखिए। हाँ, वो हमारा केस था डोमेस्टिक वायलेंस। जी बताएं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जी, तो उसमें है ना हमारे को 2 साल हो गए वो केस डिसमिस हो के, मतलब वो केस हम जीत गए, एक पार्टी हो गया। तो वो 2 लाख रुपए सिर्फ कोर्ट गए, उसमें 1 रुपया भी नहीं भरा अभी तक। ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? फरार है वो। श्रीवास्तव, क्या सलाह आप उनको देंगी? देखिए, जो एक्स पार्टी इनका जजमेंट आया है इसमें एक एप्लीकेशन लगा सकती हैं और कोर्ट में अपील दे सकती हैं कि जो भी मामला है उसमें मैं किसी भी ग्राउंड से, जो इनका स्ट्रांग ग्राउंड है कि किसी वजह से ये वहाँ नहीं थी या जो नोटिस वगैरह है वो इनको समय पे नहीं मिल पाया है, तो एक एप्लीकेशन दोबारा लगा सकती हैं ताकि इनके फेवर में बात रखी जाए। ठीक है, लेकिन मतलब मैं आप ही से जानना भी चाहूंगा कि जिनका जिक्र जितेंद्र मिश्रा कर रही हैं, बहुत संभावना कि वो व्यवहारिक दिक्कतें कई जगहों पर आती हैं, मतलब कुछ जगहों पर शायद ना आए लेकिन कई जगहों पर आती भी होंगी कि अगर वकील की निगाह में वो चीजें हैं तो अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के सामने, पीड़ित महिला के सामने ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं तो उसके ऊपर आगे क्या उसके पास समाधान रहता है, वो कहाँ जाकर किससे अपील करे, कैसे करे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी महिला किसी भी तरीके से प्रताड़ित होती है तो सबसे पहले एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो करनी होती है, चाहे वो खुद करें या जो भी कोई दूसरे उनसे संबंधित हैं, अगर वो कर सकें तो बहुत बेहतर बात होगी, वो करें। और एफआईआर का जहाँ तक कंसर्न है वो पीड़िता या तो डायरेक्टली शिकायत अपनी ले जाके थाने में लिखवा सकती हैं, मौखिक रूप से दे सकती हैं। इसके अलावा जो विकल्प है वो ये है कि जो पीसीआर होता है वहाँ पे कॉल कर सकती हैं। उस कॉल के बेसिस पे एक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस को अगर लगता है तो वो एफआईआर दर्ज करती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन जो जिक्र किया उन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन सालों साल पेंडिंग पड़ी रहती है, उस बारे में पुलिस एक्टिवली काम नहीं करती है, संबंधित आयु एक्टिवली काम नहीं करता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि मामले कभी कभी बहुत छोटे होते हैं तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस आईओ समझती है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि 498 में भी अगर आप देखें तो डायरेक्टली जो जेल है उसकी वो खत्म कर दी गई है कि आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। कभी कभी मामला बहुत छोटा होता है और उसके बेसिस पे हम किसी को भी अरेस्ट या प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक प्रॉपर चैनल है। आप शिकायत दर्ज कराएं, शिकायत दर्ज कराने के बाद एक जो है इन्वेस्टिगेशन है वो होती है और उसके बाद अगर उनको लगता है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए, आगे कार्यवाही होनी चाहिए, तो वो जरूर होती है। न्यायालय में मामला जाता है और फिर सुनवाई की उसमें की जाती है। जी ठीक है, लेकिन मिर्जा मजहर अब्बास जो जिक्र किया नमिता श्रीवास्तव ने बहुत
जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन जो जिक्र किया धनंदार मिश्रा ने भी इस बारे में कि भाई इन्वेस्टिगेशन सालों साल लंबी चलती रहती है, तो पारिवारिक मामलों में सालों साल इन्वेस्टिगेशन किया जाना क्या आपको जस्टिफाइड नजर आता है? अनंत, ऐसा है जी, पहली चीज तो ये है कि जो महिला थाने बने हैं, हर शहर में एक महिला थाना है जी, वो महिला थाना पारिवारिक विवादों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त दिया गया है जी। इसके अन्यत्र ऐसा नहीं है कि पारिवारिक विवाद है तो अन्य थानों में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाएगा। लड़की जिस थाना क्षेत्र में रहती है उस थाना क्षेत्र में भी मुकदमा पंजीकृत करा सकती है, जहां उसकी ससुराल थी वहां भी मुकदमा पंजीकृत करा सकती है। ऐसा नहीं है, महिला थाने जो है वो तो अतिरिक्त दिया गया है कि महिला अपनी बात को आसानी से कर सके। एक बात। दूसरी बात अनंत, ऐसा है जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो एवरी इन्वेस्टिगेशन इज मॉनिटर्ड बाई सर्किल ऑफिसर, दैट इज ए गजेटेड ऑफिसर, एंड ऑल द इन्वेस्टिगेशन वो पूरा होने के बाद वो थाना जिस कोर्ट के अंडर में आता है वहां पर चार्जशीट में आता है। अगर हमने रिपोर्ट लिखाई है और उसमें शिथिलता बढ़ती जा रही है तो हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की एप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं कि साहब मेरे मुकदमे में क्या हुआ। थाने को पूरी रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि साहब अभी इस गवाह का बयान बाकी है, ये होना बाकी है, या जो भी सो एंड सो है। तो अब हमें हमारी अवेयरनेस है कि हम अपने मुकदमे में कितना अवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल किसी 498A के केस में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहा हो। आई कांट बिलीव, क्योंकि वार होता है, वीकली एनालिसिस होती है, मंथली एनालिसिस होती है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन पे हायर ऑफिसर्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स को फटकार लगाते हैं किस पुलिस ऑफिसर के पास कितने केसेस पेंडिंग है, इसका रिकॉर्ड रहता है। तो 10 साल तक कोई केस पेंडिंग इन इन्वेस्टिगेशन रहे, आई कांट बिलीव। ठीक है सर, लेकिन ये जरूर है कि महिला थाने महिलाओं की सुरक्षा। जी जी, नम्रता जी अपनी बात अब रखिए। मैं कहूंगी कि मेरे पास पेंडिंग है, उसमें अगर कोई ये मदद कर सकते हैं तो मेरी मदद करवा दे जरा। बहुत सारे FIR मेरे पास है, 10-10 साल के हैं। 2016 से मामला चल रहा है, 12 से 9 से 2000 से चल रहा है, अभी तक चार्जशीट नहीं लगी है। ठीक है, हम जरूर मुकदमा चलना अलग बात है, पेंडिंग इन इन्वेस्टिगेशन होना नहीं, चार्जशीट ही नहीं आई है, चार्जशीट ही नहीं आई है वकील साहब, चार्जशीट ही नहीं आई है। ठीक है, इतना जी हम कोशिश जरूर करेंगे कि ऐसे जो केसेस हैं उनको मिलकर हम लोग सुलझाएं, और कोशिश करेंगे जो हमारे सभी मेहमान इस पैनल के जरिए जुड़ते हैं कि ऐसे केसेस में एक दूसरे के साथ में आए, एक दूसरे के काम आए, ताकि जो कम से कम जो पीड़ित पक्ष है उसको समय से न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से हर संभव कानूनी सलाह आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।